नाम क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। मैंने कल बेटा आपको बताया था कि आपने 9th क्लास में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा है। मैं एक थोड़ा सा रिव्यू मार दूंगा, रिकॉल कर दूंगा कि आपको भी समझ में आ जाए बेटा कीर्ति, क्योंकि इनको तो मैंने कल पढ़ा दिया था, तो आप भी कोशिश करना कि जल्दी से समझो। तो हमने चेंजेस दो तरह के पढ़ लिए हैं अपने 9th क्लास में। चेंजेस आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज फिजिकल चेंज एंड सेकेंड वन इज केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है ये हमने बताया है और आपने पढ़ा भी होगा। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में अंतर क्या होता है, बहुत सबसे मेन डिफरेंस जो है वो क्या है वही मैं बताऊंगा। बाकी डिफरेंसेस तो हैं, लेकिन हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दैट इज व्हाट, कि फिजिकल चेंज में केवल स्टेट चेंज होता है, और स्टेट चेंजेस, स्टेट मतलब कि सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड, स्टेट चेंजेस बट state changes, but chemical composition does not change. chemical composition chemical composition does not change, doesn't change। किसमें? फिजिकल चेंज में। केवल केमिकल चेंज नहीं होगा, मतलब कि जैसे मान लो कि वाटर की बात करते हैं हम। आइस है सॉलिड में, आइस बन गया किस में? वाटर। मेल्ट हो गया तो वाटर बन गया, अब इसका स्टेट चेंज हो गया ना, सॉलिड से वो लिक्विड बदल गया। लेकिन इसका फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है बेटा, इसका फॉर्मूला कोई चेंज नहीं हुआ है। आइस का भी फॉर्मूला होता है, आइस का भी जो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं, आइस का भी फॉर्मूला होता है जो वो H2O होता है, और वाटर का भी फॉर्मूला H2O होता है, आपको पता है। और ये जो रिएक्शन होती हैं, जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, वो दोनों डायरेक्शन में होते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये क्या है? बैकवर्ड, और ये क्या है? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि आइस बनेगा क्या? आइस बनेगा वाटर। बैकवर्ड का मतलब है कि वाटर बनेगा आइस। अगर आप मेल्ट करोगे तो सॉलिड लिक्विड में, अगर आप फ्रीज करोगे तो आप लिक्विड सॉलिड में। तो ये आप चेंजेस देख चुके हैं, ये सारे फिजिकल चेंजेस हैं। लेकिन केमिकल चेंजेस में क्या होता है, केमिकल हमको पढ़ना है, हमारा चैप्टर का ही नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, तो उसके लिए केमिकल चेंज हमको जानना पड़ेगा। तो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस in which chemical composition in which chemical composition changes in which chemical composition changes। chemical composition का मतलब, composition का मतलब क्या है कि जिस चीज का कोई चीज बना हुआ है। मान लो कि जैसे H2O की बात करें, तो H2O का केमिकल कंपोजिशन क्या है बेटा? H का एटम है और O का एटम है। H के दो एटम है और ऑक्सीजन का एक एटम है, इसको हम कहते हैं कंपोजिशन। तो कंपोजिशन चेंज होगा किसमें? केमिकल में। फिजिकल चेंज में कोई कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, यही सबसे मेन डिफरेंस है। और ये जो केमिकल चेंजेस होते हैं ये परमानेंट होते हैं, ये हो गया तो हो गया। अब नॉर्मल कंडीशन से हम उसको वापस नहीं ले जा सकते, जैसा कि इधर था, जैसा कि इधर था वैसे हम अब नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको समझना चाहिए। ठीक। अब क्या है कि अब जिस फॉर्म में हम उसको लिखते हैं, जिस फॉर्म में हम उसको लिखते हैं उसी को हम बोलते हैं इक्वेशन। जो रिएक्शंस होती हैं, तो रिएक्शन से हमने बताया था कल आपको कि कोई चीज मान लो ए रिएक्ट कर रहा है बी के साथ और बना क्या रहा है? सी और डी मान लिया, तो इस चीज को हम कहते हैं प्रोडक्ट, इस चीज को हम कहते हैं प्रोडक्ट, और इस चीज को हम कहते हैं रिएक्टेंट। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, हमने बता दिया था कल। तो मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हो गए, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज होती है वो रिएक्टेंट होती है, और राइट हैंड साइड में जो चीज होती है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। बस यही चीज है। और इस पूरे खेल में क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काम करता है। कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ये कहता है, ये लॉ क्या कहता है, ये बात समझो। ये लॉ कहता है हमसे कि जब भी रिएक्शन होगी, जब भी रिएक्शन होगी, क्या होना चाहिए कि आप रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड,
एरो के लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि रिएक्टेंट में जितने भी एलिमेंट हैं उनका टोटल एटम जो है वो जो है प्रोडक्ट के साइड में उसी एलिमेंट के टोटल एटम के बराबर होना चाहिए, ये बात कहता है। अब क्या कहना चाहता है इसका मतलब हम समझेंगे। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, ठीक है, बना दिया वाटर। अब हमको पता है कि ये क्या है, प्रोडक्ट। हमको पता है कि ये राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट है और लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट है। इसका बस इतना ही कहना था कि इधर बेटा ये, इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन, इसको हम कह सकते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक। अब इस केमिकल इक्वेशन कहते हैं इसको। अब क्या कह रहा है ये लॉ, ये कह रहा है कि इधर, अब इतना बात आप समझ लो बेटा कीर्ति, कि इधर कौन कौन से एलिमेंट हैं, एलिमेंट कौन कौन से आप देख लो जरा। टोटल एलिमेंट हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, और इधर भी आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही दिखेगा, कोई नया एटम नहीं आएगा। इस बात को आप अपने दिमाग में एकदम बसा लो कि सर क्या होगा इसमें, कि जो एटम्स इधर हैं वही एटम्स इधर भी आएंगे, कोई नया एटम चेंज नहीं होगा। केवल वो मिल सकते हैं या जुड़ सकते हैं या टूट सकते हैं, या जो होंगे, जो भी होगा उनके अंदर ही होगा, कोई नया नहीं आएगा। इस बात को समझ लें आप, कोई नया नहीं आएगा। मतलब कि इधर एच है इधर ओ है, तो इधर भी एच है इधर भी हो सकता है कि केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए, होना है, क्योंकि केमिकल चेंज में हमने बताया आपको, केमिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन चेंज इधर होता है, केमिकल कंपोजिशन चेंजेस। तो केमिकल कंपोजिशन का मतलब ही है कि वो जुड़ने का जो तरीका है वो चेंज हो जाता है, लेकिन कोई नई चीज नहीं आएगी, ये बात आप समझ लें। इधर एच है इधर ओ है, इधर भी एच होगा इधर भी होगा, लेकिन अंतर यही होगा कि एच की संख्या इधर कम हो सकती है इधर ज्यादा हो सकती है, इधर ज्यादा हो सकती है इधर कम हो सकती है, या ओ की संख्या इधर कम इधर ज्यादा, या इधर ज्यादा इधर कम, ये हो सकता है। अब वही चीज हमको करना रहता है कि उस केमिकल इक्वेशन को हमको बैलेंस करना पड़ता है। वही लॉ ये कहता है कि भाई साहब जो भी एलिमेंट है, मान लिया कि H और कौन सा है O, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड उसका नंबर जो हो वो बराबर हो। मतलब कि इधर देखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों में चेक करो हाइड्रोजन कितना है, इसमें दो, इधर में एक भी नहीं है तो दो। इधर में कितना है हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड चेक करो, दो, तो इधर भी दो। इधर ऑक्सीजन चेक करो कितना है बेटा, इसमें ऑक्सीजन है नहीं है, इसमें ऑक्सीजन है हाँ सर है, तो लिख दो कितना है, दो। इधर क्या है, ऑक्सीजन है हाँ है, कितना है, एक है, कितना है, वन है। एच के नीचे टू लगा है, एच दो है, एच दो है, लेकिन ओ एक ही है, तो इसलिए वन लिख देंगे। अब चेक करोगे ये लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, पहला वाला तो कर रहा है लेकिन दूसरा वाला नहीं कर रहा है। अब यहीं पे ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को जो अनबैलेंस होती है, इसको हम नाम बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ये। और इसी का दूसरा नाम है और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, इसी का दूसरा नाम है स्केलेटल केमिकल, जो कि अनबैलेंस्ड हो, बराबर ना हो। एटम्स के किसी एक एलिमेंट के, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी उनके एटम की संख्या लेफ्ट हैंड साइड पे, आप यहाँ खड़े हो जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे जितने होंगे वो बराबर होने चाहिए। उसी को हम कहते हैं बैलेंस्ड, अगर नहीं है तो करना पड़ता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बात समझ में आई, उसी को हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इक्वेशन कई बार हमको बैलेंस की हुई मिलती है, कभी पका पकाया मिलता है, कभी कभी हम करना पड़ता है, तो हम सीखेंगे कैसे करते हैं, ठीक। अब केमिकल चेंजेस के एग्जांपल कीर्ति बेटा आपको पता है कि मतलब कि केमिकल चेंजेस के और एग्जांपल क्या है, हम अगर हम लें बैलेंस करने से पहले एग्जांपल्स और ले लें हम केमिकल चेंजेस के, तो हम बताएं आपको एग्जांपल्स ऑफ केमिकल, एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो पहला एग्जांपल है
फर्स्ट एग्जांपल है कि मिल्क इज केप्ट इन अ जार फॉर सेवरल आवर्स। फॉर सेवरल, घर में मम्मी ने दूध को रख दिया रात भर ऐसे ही जार में, तो भाई साहब सुबह तक उसमें कोई ना कोई केमिकल चेंज हो जाता है, स्मेल आने लगती है। तो केमिकल चेंज होता है तो कुछ चेंजेस हमको दिखते हैं, स्मेल आने लगती है, या उसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है, उसमें कोई नए बैक्टीरिया या कुछ आ गए, तो उस तरीके से वो केमिकल चेंज हो गया। दूसरा इसका एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, एन आयरन रॉड, एन आयरन रॉड या पेन, आयरन का पेन इज केप्ट, is kept open in moist atmosphere, moist एटमॉस्फेयर। मॉइस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? मॉइस्ट का मतलब होता है जिसमें ह्यूमिडिटी हो एयर में, मतलब कि नमी हो, क्या हो, नमी हो, बारिश हुई हो तो वहां पे ह्यूमिडिटी जिसके अंदर हो, उसको हम कहते हैं मॉइस्ट। वाटर वेपर, वाटर लिक्विड प्रेजेंट हो, उसको हम कह देते हैं मॉइस्ट। तो क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा, देखा है हमने कुछ दिन के बाद। तो ये भी एक केमिकल चेंज है। इसके अलावा कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड, खाना पकाना भी एक केमिकल चेंज है। फोर्थ, डाइजेशन ऑफ फूड, खाना पेट में पचना भी एक क्या है, केमिकल चेंज है। इसके अलावा क्या, रेस्पिरेशन, हम जो सांस लेते हैं वो भी एक केमिकल चेंज है। तो ये जितने भी प्रोसेस है, ये जितने भी एग्जांपल्स हैं, ये आप बोल सकते हो कि केमिकल चेंज हैं। ठीक है, दिस ऑल से ऑल रिप्रेजेंट्स द केमिकल चेंजेस। अब हम, ये हमने नाइन्थ में भी पढ़ा था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, हमने पढ़ा था एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो आपको पूछा भी होगा एग्जाम्स में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, बैलेंसिंग ऑफ, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। किसी एक केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से हमको बैलेंस करना रहता है, इसके स्टेप्स हैं। अब आप बहुत ध्यान से समझेंगे वो स्टेप्स, आपको हो सकता है कि लगे कि सर बहुत लंबा बता रहे हैं, लेकिन बेटा इस बात का गारंटी ले लो कि एक बार पूरे स्टेप सीख गए तो कसम से आपको विद इन सेकेंड्स हो जाएंगे, रिएक्शंस को आप बैलेंस कर लोगे। ठीक है, लेकिन आपको एक बार कायदे से स्टेप सीखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं इसका। मान लिया हमारे ले लिया एग्जांपल, आपके बुक का ही एग्जांपल ले लेते हैं, Fe प्लस H2O gives Fe3O4 प्लस H2। ठीक, ये रिएक्शन हमको दी है, अब बोल रहा है कि बैलेंस करो। अरे हम पागल थोड़ी हैं कि तुरंत बैलेंस करने लगेंगे, हम पहले चेक करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कोई भी इक्वेशन दी हुई होगी उसको कि बैलेंस है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं एक, कि एलिमेंट्स, ठीक, उसके बाद लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद लिखते हैं उसका राइट हैंड साइड। ठीक, अब हम यहाँ पे खड़े हो गए, अब हम यहाँ पे मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। ठीक, अब हम पहले एलिमेंट्स देखते हैं कौन कौन से हैं बेटा। हमको पता है Fe एक एलिमेंट है, H है और O है, तो लिख लेंगे पहले उनको, Fe है, H है और O है। अब देखो एक ही साइड देख लो, राइट राइट साइड पे भी तो वही होंगे, बस संख्या चेंज हो सकती है। बात समझ में आ रही है? आप एक साइड पे ही देख लो कौन कौन से एलिमेंट है। अब ऐसा नहीं होगा कि इधर जो एलिमेंट है इधर गायब हो गए या कोई नया आ गया, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बात की गारंटी है कि जो एलिमेंट्स लेफ्ट साइड में होंगे वही एलिमेंट्स राइट साइड पे होंगे। तो कोई एक साइड देख लो और एलिमेंट्स लिख लो। अब हमने संख्या लिखनी है। Fe के लेफ्ट हैंड साइड पे, हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे Fe के कितने एटम है देखो, एक। Fe एक ही है, इसमें है क्या Fe? नहीं है, तो इधर हम लिख लेंगे 1। ठीक, अब राइट हैंड साइड पे आए, राइट हैंड साइड पे Fe कितना है, Fe के नीचे क्या लिखा है 3, Fe के नीचे क्या लिखा है 3, इधर Fe है क्या? नहीं है, तो सर ये तो 3 है। पहले ही हमको पता चल गया कि ये अनबैलेंस्ड है, यहीं पे हमें पता चल गया कि ये बैलेंस नहीं है, इधर 1 है इधर 3 है, तो अब हम आगे चेक ही नहीं करेंगे। अब हम आगे चेक नहीं करेंगे, अब हम अपना स्टेप्स लेंगे। तो सबसे पहला होगा स्टेप 1, स्टेप 1,
स्टेप 1 में बेटा क्या करोगे आप? समझ में आ रहा है आप लोगों को? कीर्ति? हाँ सर आ रहा। ठीक है। राजा? यस सर। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहला काम बेटा करोगे आप, इसी इक्वेशन को फिर से लिखो। अभी लगेगा कि सर बहुत बड़ा बता रहे, नहीं सर बड़ा बताएंगे, लेकिन आपका हमको फायदा करना है, ठीक है, नुकसान नहीं करना है। नुकसान नहीं करना है, फायदा करना है, इसलिए डिटेल में समझेंगे हम, कॉन्सेप्ट को गंभीरता से समझेंगे। एफ और सबको डब्बे में बंद करेंगे। सर क्या कर रहे हैं आप, डब्बे में बंद कर रहे हैं? हाँ, जेल में सबको बंद करो, सबको पहले जेल में डालो, जितना भी है सबको पहले भीतर डालो अंदर। Fe3O4 और इधर में H2, सबको मैंने डब्बे में बंद कर दिया। ठीक है सर, बंद कर दिया हमने भी। अब क्या करेंगे? अब आप एक काम करो, अब आप एक काम करो, ठीक, स्टेप 2 पे आओ। स्टेप 2 पे आके आप क्या करोगे कि सबके एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स लिखो, ठीक। बैलेंस है अनबैलेंस है वो बात छोड़ो, पहले सभी के नंबर लिख लो। तो हम नंबर लिखते हैं आपको आगे वाले पेज पे। तो हमारे पास स्टेप 2 है कि हमने डब्बे में बंद कर दिया अभी। उसके बाद हमने क्या करना है, एक मिनट हट जाए यार। स्टेप 2 हमने डब्बे में बंद किया, Fe को सर बंद कर लिया, फिर हमने H2O को भी बंद किया था, बंद कर लिया। उसके बाद सर Fe3O4 को भी बंद करा दिया आपने, हमने उसको भी बंद कर लिया। सबको बंद करना है, किसी को छोड़ना नहीं है, एक एक को बंद करना है, ठीक। अब इस तरीके से हमने बंद कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स देखेंगे। तो लिखेंगे एलिमेंट्स, और वही अपना लेफ्ट हैंड साइड और वही अपना राइट हैंड साइड, बिल्कुल आसान काम। लेफ्ट हैंड साइड पे सारे एलिमेंट्स कौन कौन से, Fe है, H है और O है, इन तीनों के अलावा कोई है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो Fe, H और O। Fe कितना है लेफ्ट हैंड साइड पे, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे अपना का, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग ना। तो Fe लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है, इसमें है, हाँ है, इसमें है, नहीं है, कितना है इधर, एक। राइट हैंड साइड में कितना है Fe, इधर 3, इधर एक भी नहीं, 3। फिर H कितना है इधर, इसमें H है, नहीं है, इसमें H है, हाँ है, कितना है, 2। इसमें H है, इधर है, नहीं है, इधर है, कितना है, 2। ये तो बैलेंस है यार, बहुत खुश बच्चा मुस्कुरा दिया। अब O इधर कितना है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, हाँ है सर, 1 है। H के नीचे 2 लिखा है, O के नीचे 1 ही है, ये कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है। और इधर O है, हाँ है सर, है, बिल्कुल है, 4 है। अब ये भी अनबैलेंस और ये भी अनबैलेंस, केवल एक ही चीज बैलेंस है। अब हमारा काम क्या है, अब हम तीसरे स्टेप में आएंगे। क्या करेंगे, ये स्टेप कहने के लिए है बेटा, बहुत कम टाइम लगेगा, एक बार आप सीख जाओगे तो। कहने के लिए स्टेप्स हैं ये बस। क्या करेंगे, कोशिश करेंगे हम कि सबसे पहले हम दोनों साइड देखें, इसमें दोनों साइड देखेंगे, और जो सबसे ज्यादा एटम जिसका होगा उसको सबसे पहले बैलेंस करेंगे। इधर कौन है, 4। ध्यान से देख लो, ध्यान से सुन लो एक बार। हमने जो लिस्ट बनाई उसमें अब एक बार सीख जाओगे तो लिस्ट बार बार थोड़ी बनानी पड़ेगी, लेकिन आप समझो कि हमने एक क्या करना है कि सारे एलिमेंट्स के एटम्स को देखना है। इधर ये Fe का 1, इधर 3, ठीक है, इधर H का 2, इधर H का 2, इधर O का 1, इधर O का 4। तो सबसे ज्यादा जो होगा उसको लेके पकड़ेंगे, चलेंगे हम। तो प्रोसीड प्रोसीड विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का हो सकता है वो, ऑफ एनी एलिमेंट ऑन आइदर साइड, और किसी साइड भी हो सकता है बेटा, जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट के साइड हो, किसी भी साइड हो सकता है। तो इस बात को समझेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम को हम सबसे पहले पकड़ेंगे, और किसी भी साइड पे, रिएक्टेंट के साइड पे या प्रोडक्ट की साइड पे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे देखेंगे, और उसको बैलेंस करने की तैयारी कर लेंगे, ठीक। तो हम सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, ओ। अब ये बताओ मेरे को बेटा, इधर 1 है, इधर 4 है, अब दोनों को बराबर करना है, तो क्या कर रहे हैं,
बोलो जल्दी बोलो, क्या करें? अरे बोलो जल्दी, क्या करें हम? इधर 4 है, इधर 1 है, क्या करें हम? कीर्ति क्या करें? So four both side. क्या कर दें? 4 से मल्टीप्लाई कर दें। Yes, sir. हाँ, अब देखो बेटा, शर्माओ मत और वो मत करो, हम भी टीचर आप स्टूडेंट। ओपन होके जब तक नहीं पूछोगे, जब तक बात नहीं करोगे, किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला, इस बात को समझ लो। तो आपको क्लियर कट पूछना पड़ेगा, आपका हक है कि आप पूछो, नहीं समझ में आता है तो हम क्या करेंगे। इसमें डिवीजन नहीं होता है, इसमें डिवीजन हम कभी भी नहीं करेंगे, डिवीजन कभी भी नहीं होगा, हमेशा हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है? मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा, ठीक? तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 से। इधर 4, इसको बैलेंस करना था, इधर 4 है तो इधर 4 से मल्टीप्लाई, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसको इस नंबर के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। बात को समझो, इसके नंबर के जिधर भी मल्टीप्लाई करो, जिसको भी मल्टीप्लाई करो, राइट में मत लिखो, ऐसे मत लिख दो इंटू 4 ना, वो गलत हो जाएगा, ठीक है? तो हमको लिखना है किधर? लेफ्ट हैंड साइड पे। क्यों लिखा है? अब इसका भी रीजन है बेटा। अब ये बताओ, ये जो 4 लिखा है, ये ओ था और ये डब्बे में बंद था, तो इसको डब्बे के बाहर ही लिखना है। बात को समझो, मतलब कि ये कहाँ आएगा? ये यहाँ पे आएगा, डब्बे के बाहर। बात समझ में आई? मल्टीप्लाई जो भी करेंगे डब्बे के बाहर, इसीलिए डब्बा बनाया था, इसीलिए डब्बा की इंपॉर्टेंस यही है कि भाई समझने के लिए कि जो वही मल्टीप्लाई होगा वो डब्बे के बाहर आएगा, ठीक? लेकिन ये भी ध्यान रखना कि जब भी किसी को बैलेंस करो, जब भी, इस बात को तो बहुत गंभीरता से मैं लिख भी दे रहा हूं हिंदी में ही, जब भी किसी को बैलेंस करो, किसी एटम को बैलेंस करो तो दूसरे के बारे में भूल जाओ, तो दूसरे के बारे में भूल जाओ, के बारे में भूल जाओ, वो उस पे क्या हो रहा है, क्या चेंज हो जाएगा उसको करने लिखने से, वो सब भूल जाओ। उसके बारे में क्या करो, भूल जाओ, बिल्कुल टेंशन ना लो, उसको बाद में निपट लेंगे उससे हम। लेकिन जो भी मल्टीप्लाई एक को कर रहे हो उसको होने दो। तो 4 जब लिखा है तो इस पूरे के बाहर लिखेंगे हम। वो इधर है लेकिन इधर नहीं लिखते, कई बच्चे क्या करते हैं, इधर ऐसे लिखते हैं, देखो जरा, H2O4 ऐसे लिख देते हैं, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया इसे। तो ये बेटा बिल्कुल सरासर गलत है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। 4 यहाँ नहीं लिख के हम डब्बा इसीलिए बनाए थे, और ऐसे भी बहुत बच्चे लिख देते हैं, H2O4 लिख दिया, कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं H2O का होल 4, ये भी गलत है, ठीक? तो ये दोनों गलत है, हम 4 को बाहर लिखेंगे, 4 को हम बाहर लिखेंगे डब्बे की, इस बात को समझो। और दूसरे पे क्या फर्क पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, होने तो फर्क। तो अब फिर से इक्वेशन को लिख देंगे, इक्वेशन क्या बन गई हमारी, Fe प्लस, हमने इधर क्या लिख दिया था, 4H2O, और हमारा इधर क्या आ गया था, Fe3O4 प्लस H2, ये सब था, यही था। अब फिर से चेक करेंगे हम, अब फिर से हम चेक करेंगे भाई। अब एक कर लिया, बैलेंस कर लिया, तो अब चेक करेंगे एलिमेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लगेगा कि सर बहुत लंबा प्रोसेस बता रहे हैं, अरे बेटा पहले सीख तो लो, फिर देखना कितना लंबा है। कम से कम 15 सेकेंड से 30 सेकेंड में तुम कर लोगे, देखना ना। एफ का, एच का, ओ का, एफ का कितना है, 1 है। एफ का कितना है, 3 है। इधर एफ का कितना है, अरे इधर एच का कितना है, 4 2 जा 8। अब क्या करते हैं हम, देखो, अब ये जो 4 है ये H2O सबके लिए है, H के लिए भी है, O के लिए भी है, लेकिन H के नीचे क्या लिखा है, 2, तो इस 4 का इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होता है। बात को ध्यान से, इस 4 का यहाँ पे अगर 4 है, जो भी नंबर हो, मान लो कोई भी नंबर हो, उस नंबर का इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे 1 है ना, कुछ नहीं है तो 1 है, और इस नंबर का इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा O के लिए। बात समझ लेना कायदे से। तो 4 × 2 हो जाएगा, इधर H 8 हो जाएंगे, और इधर H कितना है, 2 ही है,
इसमें तो है ही नहीं, तो 2 ही है। तो H तो पहले सर बैलेंस था, आपने गड़बड़ कर दिया, अनबैलेंस हो गया। देखो, तो हम मैं कह रहा था ना कि छोड़ो, दूसरे के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो उसको। अब O देखेंगे, O इधर है 4 इंटू 1 4, O कितना हो गया 4, इधर कितना है O 4, O ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया सर, बहुत सही। बस बेटा, अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब ये अन दोनों अनबैलेंस है, ये दोनों अभी भी बैलेंस नहीं है। तो क्या करेंगे हम, ध्यान से देखो क्या करेंगे हम, ये 8 है और ये 2 है, क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये 8 है और ये 2 है, दोनों को 8 बनाना है, तो क्या करेंगे, इंटू 4, इधर इंटू 4, और इधर क्या है 3 है, इधर 1 है, तो इन दोनों को क्या बनाना है 3, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैंने एक ही बार में कर दिया। देखो, हमने ये 3 किया तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे एफ ई में लिखा ना, एफ ई में लेफ्ट हैंड साइड में हमने 3 लिखा, तो डब्बे के बाहर 3 लिख दो। वैसे ही हमने किस में, एच में राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे हमने क्या लिखा 4, तो एच वाले में राइट हैंड साइड पे 4 लिख दो बस। अब चेक कर लो फिर से, अब फिर से चेक कर लो, एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इसी में मैंने स्टेप मर्ज कर दिया। अगले स्टेप में करना था हमको 3 और 4 से मल्टीप्लाई, लेकिन मैंने इसी में कर दिया कि आपको बहुत लंबा ना लगे ये प्रोसेस। ठीक है, अब हम लिख लेंगे क्या, एफ ई एच और ओ। एफ ई कितना हो गया देखो, एफ ई कितना हो गया 3, एफ ई कितना हो गया 3, इधर एफ ई कितना हो गया, अब और कोई है क्या एफ ई, नहीं है, इधर कितना हो गया 3, ये वाह खुश। एच, एच देख लेंगे 4 टू जा 8, 8, इधर एच देख लेंगे 4 टू जा 8, 8, ओ वाह। अब ऑक्सीजन देख लेंगे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, इधर ऑक्सीजन देख लेंगे हम 4। अरे यार सर मजा आ गया, आपने तो बता दिया, ये बैलेंस कर लिया हमने तो, बात समझ में आई। अब हमारी रिएक्शन हो गई बैलेंस, इस इक्वेशन को हम कहेंगे बैलेंस्ड। कभी भी हमें कोई भी रिएक्शन मिले तो हम उसको क्या करेंगे, हमेशा बैलेंस करके ही छोड़ेंगे। बिना बैलेंस किए छोड़ोगे तो सजा मिलेगी, सजा का मतलब नंबर काटे जाएंगे। तो बात को समझो कि हमें कभी भी कोई भी इक्वेशन दी हो, पहले चेक करना है कि बैलेंस है कि नहीं, और अगर बैलेंस नहीं है तो उसको इस तरीके से बैलेंस करना है। बताओ अब इसमें किसी को समस्या, बताओ राजीव, नो सर। बताओ बेटा, नो सर। समझ में आ रहा है? यस सर। तो हम एक एग्जाम्पल देंगे एक रिएक्शन का, आप उसको करिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल करेंगे हम और उसको बताएंगे आपको, ठीक है। लीजिए, बहुत सिंपल सा देते हैं हम, N2 प्लस H2 gives NH3। अब बताओ इसको, चलो जल्दी करो आप लोग, 2 मिनट का, 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, अभी 1 मिनट दे रहे हैं, फिर बाद में इतना भी टाइम नहीं देंगे। सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से लिख के करो। कॉपी पेन रखे हो, रख के बैठा करो बेटा, बहुत जरूरी है कॉपी पेन। और ईयरफोन लेके कोशिश करो बैठो, ताकि कान में लगा लिया, आवाज आती रहेगी और पेन हाथ काम कर रहा है अपना, पेन के साथ कॉपी में लिखो इस इक्वेशन को और बैलेंस करो। इस इक्वेशन को जल्दी से बैलेंस करो आप लोग। काम चोरी नहीं करना है बेटा, ईमानदारी से पढ़ाई करना है। 10th है आप लोग का, बोर्ड है, बहुत ईमानदारी से करोगे, हम गारंटी देते हैं कि आपको साइंस और मैथ में ऐसे नंबर आएंगे कि आप सोचे भी नहीं होगे। इस लॉकडाउन का, इस समय का भरपूर फायदा उठाओ, फायदा उठाओगे तभी फायदे में रहोगे। बहुत लूडो खेल लिया, कैरम खेल लिया, रामायण देख लिया, लेकिन अब पढ़ाई भी कुछ कर लें, ठीक है। तो जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व करें।
हो गया बेटा आपका? कीर्ति हो गया क्वेश्चन सॉल्व? सर हाँ हो गया। N2H6 और N2H6, हैं? N2 plus H6 और N2H6, N2 N2 plus H6 HS नहीं है बेटा, H2 है। equal to N2H6। गलत गलत क्या कह रहे हो, हमें नहीं समझ में आ रहा है। ये N2 plus H2, N2 plus H2 gives NH3 है। इसको हम कहते हैं एमोनिया। यस सर, तो इसको चेंज करेंगे तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 2 का कर देंगे। क्या नंबर बताओ आप, यहाँ पे क्या आएगा नंबर सर बताओ। H के आगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, H के आगे क्या आएगा? 3 का, H के आगे 3 का, H के आगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके 3, आगे? और N के आगे यहाँ पे 2 का करेंगे, दोनों में 2 का यहाँ पे करेंगे, दोनों में 2। यहाँ पे 2 बस। यस सर, यस सर, हो जाएगा। ठीक है बेटा। कीर्ति आपको नहीं समझ में आया? सर आ गया, हो गया। तो यही होगा ना। यस सर। तो एक बार चेक कर ले हम, देखो n के 2 हैं। अब हम लिखेंगे नहीं, चार्ट नहीं बनाएंगे। देखो कितना आसान हो गया। अब हमको चार्ट बनाना ही नहीं है, टेबल बनाना ही है, एक एक एलिमेंट उठाना है हमको। n का 2, n का इधर 2, 2 दोनों के लिए है, ये पूरे के लिए 2 है। ठीक है, बॉक्स के बाहर लिखा हमने 2। तो n2 बैलेंस, h कितना 3 2 जा 6, और इधर h कितना 2 3 जा 6 बैलेंस। बहुत खुश। अब दूसरा, अब एक और बैलेंस करेंगे हम। कौन सा? Mg plus O2 gives MgO। जल्दी करो। इसको भी करो। इसको भी करो, तीनों करो जल्दी से। हो गया सर। तीनों हो गए? यस सर। गुड। कीर्ति तुम्हारा बेटा शुक्र।
हो गया? Yes, sir. हुआ कि नहीं हुआ? Yes, नहीं हुआ ना अभी? yes, sir. करो करो जल्दी करो। कौन सी नहीं हो रही है? पहली हो गई? पहली हो गई, Yes, sir. दूसरी नहीं हुई होगी अभी, है? दूसरी में दिक्कत आ रहा होगा आपको, तीसरी हो गई होगी। दूसरी करो, जल्दी करो बेटा, दूसरी। दूसरी करो जल्दी। कार्बन एक है, कार्बन एक है, ठीक है। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, तो इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 4। तो देखो ना जरा बेटा, आप लोग समझो ना, मैंने क्या बोला था, सबसे ज्यादा किसी के जो एटम होंगे उससे स्टार्ट करेंगे। देखो हाइड्रोजन 4 है, तब यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पे उसी से स्टार्ट करेंगे। इसको पहले 4 को बैलेंस करें, तो 4 को हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर 2 हाइड्रोजन है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन बैलेंस हो गए? हो गए कि नहीं हो गए? बताओ कीर्ति बेटा। Yes, sir. देखो ना, मैंने बोला था ना, जो सबसे ज्यादा आइटम हो जिसके, उसको सबसे पहले उठाओ। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन के 4 हैं, तो 4 को उठाया हमने सबसे पहले। इधर 4 है और इधर हाइड्रोजन के 2 है, तो बस 4 और 2 को बराबर करना है, तो 2 वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन बाहर करेंगे। अब इधर अब काउंट करो, देखो हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन कितना? 2, ऑक्सीजन कितना? 2 इधर और 2 इधर, 4। इधर भी 4 ऑक्सीजन हो गए, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। खत्म, काम खत्म। इस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं रिएक्शंस को, ठीक है। अब क्या है कि आप लोगों को मैं अब ये बताता हूं कि आप लोग की बुक में 3 एक्टिविटीज दी हैं, देखना जरा आज। एक्टिविटी 1, ठीक है, एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3। 3 एक्टिविटीज दी हैं, आप समझना जरा। पहली एक्टिविटी में आपकी बुक में क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम के रिबन को, मैग्नीशियम के फिर केमिकल रिएक्शंस को या केमिकल चेंज को समझने के लिए बोल रहा है, ठीक है, रिएक्शंस को या इक्वेशंस को। मैग्नीशियम के रिबन को, एक फीता है किसका, मैग्नीशियम का आता है, उसको हम बर्न कर रहे हैं। मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर, ठीक, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर। दूसरी एक्टिविटी क्या कह रही है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, dilute sulfuric acid is added to a flask containing जिंक ग्रेनुअल्स। जिंक के ग्रेनुअल्स मतलब दाने होते हैं, जैसे चावल के गेहूं के दाने होते हैं ना, वैसे जिंक का होता है ग्रेनुअल्स। जिंक एक मेटल है, इसके दाने। तीसरी एक्टिविटी आप खुद से करोगे, आप अपने से पहले समझोगे, अपने से करोगे। हम ये दोनों एक्टिविटी आपको बता देते हैं, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। हम आपको एक सीट भी भेजेंगे जिसको आपको बैलेंस करना होगा बेटा। कंजूसी बिल्कुल नहीं चलेगी, काम चोरी बिल्कुल नहीं चलेगी, काम देंगे, करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ रहना है तो करना पड़ेगा, सीधी सी बात। आप भी इसीलिए पढ़ाई कर रहे हो कि आपको चीजें समझ में आए, आपका इम्प्रूवमेंट हो। आप इसलिए नहीं कर रहे हो कि टाइम पास हो, ठीक। टाइम पास के लिए यहाँ कोई नहीं है, ना तो आप ना तो हम, तो बेटा हम सीखने के लिए हैं। हम अधिक से अधिक सीखेंगे, नई चीजें समझेंगे। हम आपको बता दें कि पिछले साल हम लोग के यहाँ बच्चों ने जो नवोदय में पढ़े थे, उसमें से 2-3 बच्चों का दक्षिणा में हुआ, ठीक है, एनटीएससी में हुआ सिलेक्शन 10th के। तो हमारे पास कम से कम 15-20 बच्चे थे, उसमें से 3 का हुआ। तो सोचो, आपको अभी तो स्टडी मटेरियल मिलने हैं, आपको स्टडी मटेरियल के बाद होमवर्क होगा, टेस्ट होगा, बहुत सारी चीजें हम करेंगे। टाइम टेबल सेट हो चुका है, जो मेन
जो 10th की क्लास चल रही है जिसमें 10 बच्चे हैं, उनमें आपको डाला जाएगा। कल सुबह में आपकी क्लास है फिजिक्स की 9:15 बजे, उसमें आप दोनों लोग आएंगे, क्लास करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो उसके लिए अलग से क्लास हम ले लेंगे आपको, जिसमें आप हो सकता है कि अब पुराना आपका छूट गया है तो नहीं समझ में आए। केमिस्ट्री हमने जहां तक पढ़ा देंगे जहां तक खत्म हो गई है उधर, ठीक है, तो केमिस्ट्री में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिजिक्स में अगर होगी तो उसके लिए भी अलग से क्लास लगा दिया जाएगा आपके लिए, और मैथ भी आप करोगे तो सुबह 9 से 11 बजे तक आपकी क्लास होगी। और वही रहता है आपका टाइम टेबल, वही है सुबह 9 to 11, ठीक। तो साइंस का दो दिन चलती है, फिजिक्स की 2 दिन, केमिस्ट्री की 2 दिन और बायो की 2 दिन, बाकी मैथ्स डेली चलती है, ठीक। तो सबसे पहले साइंस फिर मैथ्स, तो आपको टाइम टेबल बता दिया जाएगा और आप देख लेंगे। हम हमको आपसे यही मतलब उम्मीद है कि आप अगर पढ़ोगे तो कायदे से पढ़ोगे, ठीक है, समझोगे, चीजों को सीखोगे, कुछ इम्प्रूवमेंट हो। आप अगर 10% पे हो तो हम कोशिश करेंगे 80% पे पहुंचो, 50% पे पहुंचो, कुछ सीखो। 10th स्कूल्स जुलाई से पहले नहीं खुलने, इतना बात गारंटीड है, ठीक है। तो आपको घर बैठ के पढ़ाई से नाता नहीं तोड़ना है। 10th है, बोर्ड टाइम पे होगा, एग्जाम वही होगा, तो आपको पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। 2 घंटे की क्लास है बेटा, 2 घंटे क्लास करो, उसके बाद होमवर्क करो, बाकी दिन भर अपने भैया दीदी पापा सबके साथ खेलो कूदो, जितना भी करना है करो, लेकिन पढ़ाई चलनी चाहिए, ठीक है। पढ़ाई स्टॉप नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात हमारा कहना यही है। अब हम ये 2 एक्टिविटी हम आपको बताते हैं। ये दोनों एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी की बुक में होगी, आप देख लेना। एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास नहीं होगी तो आप एक काम करना, प्ले स्टोर में जाना अपने मोबाइल के, उसमें एनसीईआरटी डालना। एनसीईआरटी का एक एप्लीकेशन है, उसमें बुक्स सारी अवेलेबल हैं। तो 10th क्लास वाइज अवेलेबल है। 10th क्लास की साइंस खोलोगे आप, बुक आपको डाउनलोड हो जाएगी, अब आप उससे भी पढ़ सकते हो, ठीक। तो पहली एक्टिविटी में क्या कह रहा है बेटा कि मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर। मतलब मैग्नीशियम रिबन का फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg। तो रिबन का भी फॉर्मूला भाई वही तो होगा। कॉपर वायर का फॉर्मूला क्या होगा? कॉपर का फॉर्मूला जो होता है वही उसके वायर का फॉर्मूला होगा। वैसे ही मैग्नीशियम रिबन का क्या होगा? मैग्नीशियम ही होगा, Mg। बॉन्ड इन एयर, उसको जलाया जाता है किसमें? एयर में। तो एयर का फॉर्मूला हम O2 लेते हैं। एयर का फॉर्मूला हम क्या बोलते हैं? O2। तो हमें ये रिएक्शन कौन सी हो रही है? मैग्नीशियम Mg प्लस O2। अभी हमने ये कराया था आपको, गिव्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ये जो इसका बुरादा टाइप का होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, वो नीचे आके फ्लास्क के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, वो गिर जाएगा। तो Mg रिएक्ट्स विथ O2 गिव्स MgO। इसको बैलेंस कर लेंगे तो Mg इधर एक, इधर ऑक्सीजन एक, इधर दो, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक। तो 2 ऑक्सीजन हो गए। अब Mg गड़बड़ा गया तो Mg यहाँ पे 2 लिख देंगे, बस। 2 Mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO, हो गई बैलेंस। ये आपकी एक्टिविटी नंबर 1 है, ठीक। अब दूसरी एक्टिविटी देखो क्या कह रहा है। दूसरी एक्टिविटी में आपको बोल रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? H2SO4। H2SO4 ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है। इसको हमने डाल रहे हैं एक कंटेनर में, एक फ्लास्क में, जिसमें जिंक के ग्रेनुअल्स। उसका भी फॉर्मूला क्या होगा? जिंक का फॉर्मूला होता है Zn। जिंक का फॉर्मूला होता है Zn। तो हम रिएक्शन कर रहे हैं, देखो Zn में हमने डाला क्या? H2SO4। H2SO4 क्या बनेगा? अब ये हम आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन में समझाएंगे कैसे क्या बनता है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे समझ लो कि क्या बनेगा, हम बता दे रहे हैं आपको। ZnSO4 बनेगा और ये यहाँ पे H2 गैस निकलेगी। जो भी गैस निकलती है उसको ये अपवर्ड एरो से दिखाते हैं हम, ये गैस है, ये गैस निकलेगी, लिबरेट होगी, धुआं निकलेगा उसका। तो बात को समझो, क्या किया भाई साहब, अगर हम अंदाजा दें कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ये जिंक जो है, ये यहाँ से हाइड्रोजन को कह रहा है भाई साहब फुटो यहाँ से, तुम चलो निकलो। इसने इसको रफ्फू चक्कर कर दिया। रफ्फू चक्कर करता है, डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया? डिस्प्लेस, हटा दिया उसको, उसकी जगह खुद बैठ गया। देखो
उसकी जगह पे खुद जाके बैठ गया। तो इसी को कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में पढ़ेंगे, तो इसी को रिएक्शंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और क्यों हटाया इसको, कैसे हटाया इसको, वो भी हम समझेंगे आराम से जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस करेंगे। तो ये दूसरी एक्टिविटी हो गई आपकी। ये डाइल्यूट था तो यहाँ पे डाइल्यूट लिख देंगे। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड दो वर्ड होते हैं। एक वर्ड होता है, अगला चैप्टर आपका पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद जो चैप्टर होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसमें हमने क्या पढ़ना है कि एसिड भी दो कई तरीके के होते हैं। डाइल्यूट सुना होगा, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। अभी हम आपको अगर बता के रखें केवल इतना कि डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में क्या अंतर होता है। डाइल्यूट का मतलब होता है पतला, मतलब कि जैसे पानी में नमक कम है तो पतला सॉल्यूशन बनेगा, वैसे ही एसिड में अगर पानी ज्यादा है, डाइल्यूट का मतलब कि वाटर इज मोर एंड एसिड इज, जो भी एसिड है, इज लेस, वो हो जाएगा डाइल्यूट। और कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि वाटर इज लेस, वाटर इज लेस एंड एसिड जो भी है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, एसिड इज मोर। ठीक, इसको डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड कहते हैं। तो अब डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब ये है। और एक बात और है कि गाढ़ा और पतला, गाढ़ा सॉल्यूशन बनना, पतला सॉल्यूशन बनना, पतला मतलब डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब गाढ़ा। तो ये तरीके से हम लोग ये सब चीज समझ गए। एक्टिविटी हमने दो कर ली अपने बुक में, एक्टिविटी भी हमें नहीं छोड़ना है। ये दूसरी एक्टिविटी, और ये तीसरी एक्टिविटी आप करोगे खुद से, एक कलर वाला है जिसमें कलर डालते हैं तो किस तरीके से होता है, तो ये आप समझना। ठीक, उसके बाद हम करेंगे अगला अपना टॉपिक्स, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, कितने तरह की रिएक्शंस होती हैं वो हमको देखना है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में। तो अभी आपका आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आप लोग को अनम्यूट करते हैं, जरा बताइए आप लोग की समझ में आया बेटा कि नहीं आया। कोई समस्या है, किसी भी तरह की कोई समस्या है, आप हमसे ओपनली बात कर सकते हो, बता सकते हो कि सर हमें कुछ नहीं समझ में आया, चाहे हमें ये वाला चीज नहीं समझ में आया। बहुत सारे बोर्ड हमने आज किए, तो टोटल ये सारे बोर्ड हम आपको अभी भेज देंगे आपके नंबर पे वो ग्रुप में, तो आप ये सारे बोर्ड देख लोगे। ठीक है बेटा, तो आप लोग बताओ मेरे को, समझ में आया सारी चीजें? yes, sir. कीर्ति को समझ में आया, ठीक है बेटा। आपको राजीव, ठीक है, समझ में आया? हाँ यस बेटा, सर। ठीक है बेटा। तो आप दोनों लोगों को मैं बता दूं कि सुबह 9:15 बजे से आप लोगों की फिजिक्स की क्लास है, और आप लोगों को आना है उस क्लास में। और आप दोनों लोग जरूर आइए, कुछ दिन क्लास करिए, फिर समझिए कि यहाँ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, फीस देना है कि नहीं देना है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, ऐसी कोई हड़बड़ी नहीं है, हम आपका बेनिफिट चाहते हैं, हम आपके टीचर हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि आपका नुकसान हो। ठीक है, फीस बहुत ज्यादा नहीं है, फीस भी आपको बताई गई होगी कि टोटल चारों सब्जेक्ट का मिला के 3,000 रुपया है। पूरे 3,200 मतलब पूरे सब्जेक्ट का, चारों सब्जेक्ट का पूरे सिलेबस का मिला के, उसमें भी हम मटेरियल देंगे, बोर्ड का देंगे, रिकॉर्डिंग भी देंगे, और स्टडी मटेरियल के साथ आपको टेस्ट भी लेंगे। बहुत सारी चीजें आपको दी जाएंगी, तो आप परेशान ना होइएगा। शुरू में हो सकता है बेटा, आप कीर्ति पहली बार क्लास कर रहे हो सकता है कि आज आपको मजा ना आया हो। ठीक है, हो सकता है, क्योंकि ऐसा आदत नहीं है ना हमें मोबाइल पे पढ़ने की। तो 2-3 दिन 4 दिन करो, फिर अपने आप समझ जाओगे कि यार ये चीज अच्छा है, समझ में आ रहा है, इसमें पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है। तो आपको देखो, हमारे पास सबकी मजबूरी है, आपकी भी हमारी भी, कि हम लोग पढ़ा नहीं पा रहे हैं अपने आप, एक दूसरे को फेस टू फेस करके नहीं पढ़ा पा रहे हैं। अभी तो है फेस टू फेस फिर भी, लेकिन आमने सामने होके नहीं पढ़ा पा रहे हैं जैसे क्लास में आके। तो आप समय को समझते हुए थोड़ी सी आप गंभीरता को समझिए, और घर पे जब भी क्लास करें, जब भी क्लास करें, कोशिश करें कि शोर ना हो पीछे से। अकेले किसी रूम में बैठ जाएं, या छत पे, या किधर भी आपके जगह हो उधर बैठ जाएं जिधर नेटवर्क अच्छा आता हो, और एक ईयरफोन लेके कोशिश करें कि बैठे। नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो वेरी गुड।
और एक कॉपी और एक पेन लेके बैठा करें बेटा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाएंगे आप। एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए हर सब्जेक्ट की। इस बात को बहुत सीरियसली लेना है कि आपको नोट्स बनाने हैं। ये जितने बोर्ड मैंने पढ़ाए, ये सारे बोर्ड हम भेजेंगे। इसको अपने हिसाब से जितना जैसे समझे हो उस हिसाब से आप एक नोट्स बनाओगे। उस नोट्स से आप कायदे से पढ़ोगे। उसके बाद देखना आपको 4 दिन के बेटा बाद जैसे ही बुक के क्वेश्चन सॉल्व होने लगे, आप कहोगे कि हाँ यार मजा आ रहा है, चीजें फायदा दे रही हैं। बात समझ में आई? ठीक है बेटा, तो आप लोग अभी हम लोग चलते हैं। ठीक, ओके, गुड बाय, गुड नाइट। तो आप लोग चलिए फिर, बाय।